वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज रोज़ की तरह हम फिर से आ गए हैं और 10 क्वेश्चन आज भी डिस्कस करेंगे हम लोग किसके बारे में, 12वीं टेस्ट के बारे में। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखिए क्या दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। आइए जानते हैं कथन कौन कौन से दे रखे हैं। तो संवेगात्मक विकास के लिए कौन सा कथन ज़रूरी है बच्चों के लिए, आइए जानते हैं। कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। दूसरा क्या दे रखा है, देखिए अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं। ये क्या है, नकारात्मक की ओर लेके जा रहा है, क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। भाई ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है संवेगात्मक विकास में सिर्फ और सिर्फ माता पिता का ही कार्य है, अध्यापकों का भी उसमें कुछ ना कुछ विभाग होता ही होता है। नकारात्मक की तरफ वैसे भी लेके चल रहा है ये कथन। आगे बढ़ते हैं बच्चों, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, ये कुछ हद तक सही लग रहा है 90%। आइए जानते हैं सी कथन में क्या दे रखा है। कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश कोई ज़रूरी नहीं है। हमेशा कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश, अगर आप नियंत्रण और क्या कहते हैं दबाव डाल के अगर आप नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे परिवेश को, तो ये चीज़ जो ज्ञान अर्जित करना चाह रहे हैं बच्चे, वो पूर्ण शिक्षार्थी, तो वो पूरी तरह से उस ज्ञान को अर्जित नहीं कर पाएंगे। आइए जानते हैं कथन डी में क्या दे रखा है। कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश, अधिकारवादी परिवेश भी कोई ज़रूरी नहीं, ये भी नकारात्मक की ओर लेके जा रहा है, क्योंकि देखिए अधिकारवादी भी एक थोड़ा सा आप कह सकते हो हिंसापूर्वक, या कह सकते हो आप क्या कहते हैं थोड़ा सा अहम अहम पूर्वक दर्शाता है परिवेश को। ये पूर्ण रूप से ये भी आपको सही नहीं होगा। इसका कथन क्या हो जाएगा बच्चों, इसका कथन हो जाएगा हमारा ए, जो कि हमारा कक्षा के एच पे है। प्रजातांत्रिक परिवेश से संवेगात्मक विकास को अर्जित किया जा सकता है बच्चों के अंदर। आइए जानते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रहे, दूसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। नहीं है कहा है बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखिए, कभी भी क्वेश्चन में अगर नहीं है जैसा वर्ड कभी भी आता है तो आपको एक चीज़ ध्यान देना है, उसके नीचे दिए गए कथनों में नकारात्मक जो होगा वही उसका उत्तर होगा। आइए जानते हैं कथन, देखिए कौन सा नकारात्मक है। खुले अंत वाले प्रश्न, खुले अंत वाले प्रश्न होना चाहिए। खुले अंत वाले कुछ प्रश्न क्या है, इसका मतलब क्या है, सीधी सी बात है। खुले अंत वाले प्रश्न का मतलब इसका तात्पर्य ये है कि ऐसा क्वेश्चन, ऐसा प्रश्न जिसमें खुले तौर पर अपने विचार को विमर्श किया जा सके। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या है हमारा, ये सकारात्मक की ओर लेके जा रहा है। दूसरा क्या है, परियोजना, आकलन के लिए परियोजना की बहुत ज़रूरत होती है, ये इससे जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, तो ये भी क्या है हमारा सही है, तो ये भी सकारात्मक की ओर लेके जा रहा है। तीसरा क्या है, सी है, अवलोकन में भी क्या है हमारा कहीं ना कहीं ये भी क्या है हमारा सकारात्मक की ओर लेके जा रहा है, तो ये भी क्या है कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है आकलन के साथ। और डी में देखिए क्या दे रखा है, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। विद्यार्थियों को योग्यता क्रम निर्धारित करना एक नकारात्मक परिवेश है, क्योंकि नकारात्मक कथन दे रखा है। क्योंकि देखिए नकारात्मक योग्यता क्रम निर्धारित करना कोई ज़रूरी नहीं है कि योग्यता उनके अंदर कितनी है, कैसे नहीं, ज़्यादा है कम है, उनकी बुद्धि लब्धि इतनी है और इसी प्रकार से उसका कार्य है, तो ये नहीं कह सकते हो आप। ये नकारात्मक की ओर लेके जा रहा है। किसी बच्चे को दूसरे बच्चे के सामने प्रोत्साहित करना तो ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है कि उसके साथ क्या करना, कंपैरिजन करना, ये कह सकते हो आप उसके साथ जोड़ना। ये कथन क्या हो जाएगा आपका पूरी तरीके से सही हो जाएगा, और सही मतलब सही नहीं होगा, नकारात्मक की ओर लेके जा रहा है और क्वेश्चन में भी नहीं पूछा है, तो दोनों में मिलते हुए उत्तर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, थर्ड क्वेश्चन में देखिए, तीसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है। एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए एक महत्वपूर्ण है, यह महत्वपूर्ण आइए जानते हैं। प्रभावशाली अगर अध्यापिका है तो उसके अंदर कौन से गुण होने चाहिए। ये देखिए क्या दे रखा है, एक कथन, पुस्तक से उत्तरों को लिखाने पर बल देना। भाई लिखावट पर बल देना कोई ज़रूरी नहीं, लिखने से ही प्रभावशाली अध्यापिका बन जाएगी। अगर वो अपने क्या कहते हैं क्लास को और अपने जो जो भी पढ़ा रही हैं वो उसको बहुत ही आनंदपूर्वक और ज़्यादा अच्छे से पढ़ा पाएंगी। समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान दें। समूह गतिविधि में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है बच्चों, क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था कि करके एक दूसरे के साथ करके कार्य करके सीखने में क्या होता है, एक दूसरे को कौशल का आदान प्रदान होता है, और एक दूसरे को के साथ समूह में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलती हैं।
बजाय व्यक्तिक अधिगम पर ध्यान दें। व्यक्तिक अधिगम से सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ या दो चीज़, दो तीन चीज़, लिमिटेड चीज़ सीखी जा सकती हैं और उसमें अनलिमिटेड चीज़ें सीखने का मौका मिलता है। ये कथन भी हमारा क्या होगा, पूर्ण रूप से आप कह सकते हो गति के बजाय व्यक्तिक अधिगम पर कह रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिक अधिगम की बात कर रहा है, तो ये सही उत्तर नहीं होगा आपका। आइए जानते कथन क्या दे रखा है। विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान कि अनदेखी करना नकारात्मक की ओर लेके जा रहा है, तो भाई बिल्कुल नहीं, अनदेखा तो बिल्कुल नहीं करना है शिक्षक या शिक्षिका को, ये कथन भी सही नहीं होगा। आइए जानते हैं डी कथन क्या दे रखा है। प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना हमेशा ज़रूरी है। शिक्षक या शिक्षार्थी या क्या कहते हैं, अध्यापिका या अध्यापक सबको जो है सबसे बड़ा काम हमेशा करना चाहिए, प्रत्येक बच्चे के साथ संपर्क बनाए रखना चाहिए और क्लास में भी जो पढ़ाते समय क्या करना चाहिए, आगे से लेकर पीछे तक हमेशा क्या कहते हैं, हमेशा ध्यान केंद्रित चारों तरफ हर बच्चे के ऊपर करना चाहिए। और लंबी क्लास है, बड़ी क्लास है, बच्चे ज़्यादा हैं, तो आपको घूम घूम कर उनके पास हर एक रो वाइज या कॉलम वाइज आपको मूव करना चाहिए या बढ़ना चाहिए और घूम घूम के उनको पढ़ाना चाहिए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, इससे आप हर एक बच्चे का आकलन कर पाएंगे और इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, डी कथन हो जाएगा पूर्ण रूप से। आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है। बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापक को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है कह रहा है। तो फिर से अभी आपको ध्यान देना है कि नकारात्मक कह रहा है, तो नकारात्मक के ऊपर ही ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आइए देखते हैं कथन में क्या दे रखा है। आइए जानते हैं। तो देखिए बच्चों क्या दे रखा है कथन में। बच्चों के प्रयासों को स्वीकृति, ये भी ये क्या है, सकारात्मक की ओर लेके जा रहा है। बी में देखिए क्या हो जाएगा, सकारात्मक हमें ध्यान नहीं देना, हमें नकारात्मक को ध्यान देना क्योंकि नहीं दे रखा क्वेश्चन में। अध्यापकों के अनुसार कार्य करना चाहिए, हमेशा नकारात्मक की ओर लेके जा रहा है 80%। आइए जानते हैं और कथन क्या दे रखा है। बच्चे को स्वीकार करना चाहिए, बिल्कुल, अध्यापक हो चाहे अध्यापिका, चाहे वो श्रम श्रेणी को, चाहे जिस श्रेणी को, अमीर हो गरीब हो, बच्चों को हमेशा स्वीकार करना चाहिए, ये भी सकारात्मक की ओर लेके जा रहा है। और डी कथन क्या दे रखा है, अध्यापक का सकारात्मक रुख हमेशा देखिए, ये भी सकारात्मक तो कोई भी लिया है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, इसका कथन हो जाएगा हमारा हमेशा अध्यापक के अनुसार चलना, लोग हमेशा नहीं होना चाहिए और बलपूर्वक चलना नहीं होना चाहिए, ये नकारात्मक की ओर लेके जा रहा है, नहीं भी कह रहा है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आइए जानते क्या दे रखा है क्वेश्चन में। लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, इसके अनुसार आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है। सकारात्मक की बात कर रहा है, सही है मतलब। आइए जानते कौन सा कथन सही है लड़के और लड़की के उसमें। लड़कों को घर के बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए। लड़कों को घर के बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है हमेशा लड़कों को बाहरी के काम को में सहायता देनी चाहिए। घर में भी माता पिता और घर के लोगों की सहायता करनी चाहिए। बी में क्या दे रखा है, तो ये भी पूर्ण रूप से सकारात्मक आप नहीं कह सकते हो, 70% कह सकते हो, सही है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बी कथन में देखिए क्या दे रखा है। लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, बिल्कुल है, सही है कि घर के कामों में भी सहायता करनी चाहिए, सकारात्मक की ओर लेके जा रहा है, ये भी आप कह सकते हो 80 से 90% पूर्ण रूप से कथन सही है। आइए जानते हैं सी क्या दे रखा है। सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। सभी लड़कों को विज्ञान और सभी लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाना जाना चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। जिसकी जैसी क्षमता नहीं कह सकते हैं आप, जिसकी जैसी जो चीज़ चाह रहा है, रुचि है कह सकते हैं आप, जिसकी जैसी रुचि है उसको वही काम करना चाहिए। जिसका जैसे कोई लड़का है, उसका गृह विज्ञान में उसकी रुचि है, तो उसको गृह विज्ञान लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। और कोई लड़की है तो विज्ञान में अगर उसकी रुचि है तो बिल्कुल उसको विज्ञान और गृह विज्ञान जो भी उसकी रुचि के अनुसार उसको पढ़ना चाहिए और स्वतंत्र है पढ़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करेंगे सभी कह रहा है, तो ये नकारात्मक की ओर लेके जा रहा है, तो ये सही नहीं होगा कथन। आइए जानते हैं डी कथन में क्या दे रखा है। लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, ये भी वही हो गया, लड़कों को बाहर और लड़कियों को अंदर घर के कामों को, ऐसा नहीं है। सिर्फ बस इसमें कथन क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से लड़कों को घर के कामों में सहायता करना चाहिए, कहने का मतलब इसमें ये दर्शाना जा रहा है इनके अनुसार
कौन सा नहीं कौन सा सही है। देखिए इसका मतलब घर लड़कों को भी घर का क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। आइए जानते हैं इस प्रकार का जो लक्षण हो रहा है, बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, इसके पीछे इसका उसका अनुभव क्या है। ठीक है, अधिगम में असुविधा है, उसको असुविधा हो सकती है, इस वजह से वो गलतियां कर रहा है, इस तरह की गलतियां कर विपरीत छवियां बना रहा है, दर्पण के दर्पण छवि बना रहा है, मतलब अगर है तो उसका उल्टा बना रहा है, कहने का मतलब। ठीक है, तो आइए जानते हैं। तो बी देखिए क्या दे रखा है, अधिगम में अशक्तता के कारण, तो इसके अंदर क्या है, अशक्तता के कारण भी हो सकता है। और तीसरा कथन दे रखा है, अधिगम में कठिनाई के कारण भी हो सकता है, अधिगम के समय कोई कठिनाई आ रही है, उसे हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, कोई ना कोई पीड़ित है, कोई ना कोई बीमारी वगैरह से, किसी भी चीज़ से सर दर्द हो रहा है उसका। अधिगम में समस्या से, कोई ना कोई उसको समस्या में घिरा है, और जैसे घरेलू या कोई समस्या में घिरा हुआ है और उसका चिंतन वहीं कर रहा है वो। इसका पूर्ण रूप से जो उत्तर हो जाएगा बच्चों, इसका जो पूर्ण रूप से सही उत्तर होगा वो होगा हमारा भी, अधिगम में अशक्तता के कारण हो रहा है ये चीज़। क्या हो रहा है बच्चों, ये अधिगम में अशक्तता के कारण हो रहा है। ये क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा बच्चों, जो कि हमारा अधिगम में अशक्तता के कारण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने में के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान देना चाहिए। तो अध्यापक ज्ञान अर्जन में शिक्षार्थियों का जो क्या करते हैं, सहायता करने में शिक्षार्थियों अध्यापकों को सबसे ज़्यादा किस पर ध्यान देना चाहिए, आइए जानते हैं। अध्ययन करने में सुनिश्चित करना है कि शिक्षार्थी सब कुछ याद कर सकता है। सबसे पहले उसको प्रोत्साहन करना है कि सुनिश्चित करना है कि वो सब कुछ याद कर सकता है। भाई कोई ज़रूरी नहीं है आप रटने की तरह एक तरीके से रटना हो गया, पूर्ण रूप से कोई ज़रूरी नहीं कि सबके सब याद कर ही लें। तो ये भी कथन सही है, लेकिन आप पूर्ण रूप से सही नहीं कह सकते, इसका लगभग 60-70%। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बी कथन में क्या दे रखा है, शिक्षार्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों ग्रेडों पर इसको क्या करना चाहिए, आप कह सकते हो कि उसने ज्ञान अर्जन कर लिया। भाई उसका नंबर अच्छा आ गया या ग्रेड अच्छा आ गया, इससे आपने दर्शा दिया कि भाई हाँ उसको अच्छी तरह से उसने अर्जन कर लिया। तो ये आप पूर्ण रूप से नहीं कह सकते, कोई ज़रूरी नहीं है अच्छे नंबर आ गए, अच्छी ग्रेडिंग आ गई तभी क्या कहते हैं कि बच्चे को अच्छे से अच्छा हर चीज़ का ज्ञान हो गया, कोई ज़रूरी नहीं है चीज़। ये भी कथन पूर्ण रूप से सही नहीं है। आइए जानते हैं सी कथन में क्या दे रखा है, शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना चाहिए। सहभागिता के लिए कार्य करके सीखने वाली बात, फिर से बात वही हो रही है, लगभग उसी लाइन पे चली है, उसी दिशा निर्देश के साथ ये भी कथन लिखा गया है। तो ये भी कथन पूर्ण रूप से सही लग रहा है। आइए जानते हैं डी कथन में क्या दे रखा है, शिक्षार्थियों के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना। अधिगम अध्यापकों को अधिगम अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना। भाई शिक्षा अध्यापक ये सारी चीज़ें पहले ही कर चुका होता है अपनी ट्रेनिंग के दौरान, अपनी पढ़ाई के दौरान, तो उसमें उसको कौशलता लाने की ज़रूरत नहीं है, उसको बस कुशलता कैसे लाना है ये बताने की ज़रूरत है, ये चीज़ बच्चों के अंदर लाने की ज़रूरत है। इसका पूर्ण रूप से कथन जो हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा, सक्रिय भागीदारी। क्या हो जाएगा हमारा ये, इसका जो उत्तर हो जाएगा बच्चों सी हो जाएगा। इसमें क्या दे रखा है, शिक्षकों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना चाहिए या करके सीखने का मौका देना चाहिए और कार्य कौशल में और आगे प्रोत्साहित करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं डी क्वेश्चन में, देखिए क्या दे रखा है डी प्रश्न में, 8वें प्रश्न में, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशालीता किसका संयोजन है। आइए जानते हैं अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है। उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता, उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता। क्रम देखिए कौन सा सही है, उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च वचनबद्धता, और आखिरी है आपका उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च स्मरण शक्ति। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा हमारा अध्यापक के दृष्टिकोण से बच्चों के अंदर कौन सी चीज़ें और कौन सा समायोजन होना चाहिए, संयोजन होना चाहिए, इसका उत्तर हो जाएगा हमारा डी। इसमें देखिए क्या रखा है, उच्च क्षमता की बात कर रहा है, क्षमता भी होना ज़रूरी है, उच्च सृजनात्मकता बच्चों के अंदर जो होना ज़रूरी है, और सबसे बड़ी चीज़ स्मरण करने की शक्ति भी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। NCF 2005 के अनुसार गलतियाँ इस कारण से
महत्वपूर्ण होते हैं। आइए जानते हैं गलतियाँ भी किस हिसाब से महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, तो NCF 2005 के हिसाब से यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इस समूहों में वर्गीकरण करना तो ये आप पूर्ण रूप से सही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए विद्यार्थियों को पहली बात तो उत्तीर्ण करने के लिए या अनुत्तीर्ण करने के लिए पहली बात तो किसी समूह को वर्गीकृत करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वर्गीकृत करेंगे तो अपने आप नकारात्मक को लेके जा रहा है कथन। आइए जानते हैं बी के क्या दे रखा है। यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। ये भी बिल्कुल नहीं है, डांटना, फटकारना, मारना ये सब बिल्कुल सही नहीं है। तो ये भी कथन आपका पूर्ण रूप से सही नहीं है। ये बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने से सहायता करती है। इसका मतलब जो भी दिक्कतें आए उसको पहचानना और उसको समाधान निकालने की कौशलता का विकास करते हैं। तो 90% कथन सही लग रहा है। आइए जानते हैं डी कथन में क्या दे रखा है। एक कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधार उपलब्ध कराती है। एक तरीके से बच्चों को हटाने के लिए कक्षा से एक तरीके से नकारात्मक की ओर लेके जा रहा है। बिल्कुल हमारा काम ही है, शिक्षक या शिक्षिका का काम ही है बच्चों को अच्छी तरह से अच्छा ज्ञान अर्जित कराना। इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सी, जो कि हमारा करके सीखने की प्रक्रिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आज का आखिरी क्वेश्चन जो कि है आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है। आइए जानते हैं आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब क्या है। अनुकूलन चिंतन, स्मृति आधारित चिंतन, स्मृति से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं अपसारी चिंतन से या अभिसारी चिंतन से। तो आउट ऑफ द बॉक्स जो है वह अपसारी चिंतन से जुड़ा हुआ है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? हम मानेंगे इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, जो कि दे रखा है अपसारी चिंतन। आज कितना काफ़ी है बच्चों, होप सो मज़ा समझ में आ रहा होगा। जब भी आप चीज़ों को कोई दिक्कत हो रही होंगी आप प्लीज़ कमेंट करिए, और जल्दी जल्दी मैं लाइव क्लासेस लेके आता हूँ और कोशिश करता हूँ कल से आपको जो है और भी क्या कहते हैं और भी सब्जेक्ट्स आपके लिए लेके आऊँ। जल्दी जल्दी आप अच्छा नंबर लेके आएँ, कम से कम 150 से कम 130 135 अच्छा नंबर स्कोर कार्ड में लाएँ। तो शुक्रिया आज के लिए, थैंक यू फॉर टुडे।